एक ऐसा देश जो कि सिर्फ 40 सालों में दुनिया की दूसरी सबसे बड़ी इकोनॉमी बन गया। लेकिन जो ये सक्सेस थी, इस सक्सेस के पीछे एक काली तस्वीर छुपी हुई है। एक ऐसी तस्वीर जो कि एक्सप्लॉइटेशन और इन्वायरमेंटल डिस्ट्रक्शन से भरी हुई है। हम लोग बात कर रहे हैं चाइना की। आज चाइना की जीडीपी दुनिया में 18% कंट्रीब्यूट करती है और यहाँ की पॉवर्टी 99% से गिरकर सिर्फ 1% ही रह गई है। आखिर क्या है इस सफलता का राज? लेकिन जितनी साफ ये सक्सेस दिखाई देती है, क्या असल में ये उतनी साफ है भी या फिर नहीं? और क्या ये सफर इतना आसान था? आखिर कैसे एक ऐसा देश जो कि एक टाइम पर पूरी तरीके से टूट चुका था, वो तो आज दुनिया की दूसरी सबसे बड़ी इकोनॉमी बन गया है। और जो ये सक्सेस थी, इसके पीछे आखिर रोड मैप क्या था और पूरी दुनिया इस चीज से क्या सीख सकती है, जानेंगे इस वीडियो में। चलिए अब शुरू करते हैं चाइना की कहानी। जब ये एक महान सभ्यता से एक गिरती हुई इकोनॉमी बनता जा रहा था। 1839 से 1949 तक का समय चाइना के लिए सेंचुरी ऑफ ह्यूमिलेशन के नाम से जाना जाता है। ब्रिटिश ने ओपियम ट्रेड के जरिए चाइना को अंदर से पूरी तरीके से तबाह कर दिया था। यहाँ के लोग इस नशे में इस तरीके से तबाह हो चुके थे कि वो अपने देश को भी नहीं बचा पाए। और फिर इसके बाद ब्रिटिश ने हांगकांग को अपनी कॉलोनी बना लिया और इसके बाद जापान ने चाइना पर अटैक कर दिया। वर्ल्ड वॉर 2 के दौरान 1937 से 1945 तक जापानीज लोगों के द्वारा 30 से 40 मिलियन चाइनीज लोग मारे गए। और फिर 1945 में कम्युनिस्ट पार्टी ने चाइना में जीत हासिल करी और उसके बाद बना पीपल्स रिपब्लिक ऑफ चाइना। लेकिन फिर यहीं से एक नई क्राइसिस की शुरुआत हुई। 1958 में माओ जेडोंग ने एक नई पॉलिसी शुरू करी। ये पॉलिसी थी चाइना की इकोनॉमी और वेलफेयर के लिए। लेकिन हुआ क्या? माओ ने लैंड रीडिस्ट्रीब्यूशन और स्मॉल स्केल स्टील प्रोडक्शन जैसे मास्टर स्ट्रोक्स दिए। चाइना के किसानों के पास ना कोई खुद की जमीन थी और ना वहां की सरकार की तरफ से कोई इनिशिएटिव। तो इसका रिजल्ट आखिर हुआ क्या? एक भयंकर अकाल जिसमें चाइना के लगभग 20 से 40 मिलियन लोग मारे गए और ये दुनिया के सबसे बड़े अकालों में से एक था। और फिर 1966 में माओ ने एक और रिफॉर्म शुरू किया, कल्चरल रिवॉल्यूशन। इस रिवॉल्यूशन का असली मोटिव था अपने विरोधियों को खत्म करना। चाइना के स्टूडेंट्स को रेड गार्ड्स बनाया गया जो कि हर एक उस इंसान को मार देते थे जो कि उनकी सरकार के खिलाफ होते थे। और जितने भी इंटेलेक्चुअल्स थे सबको ढूंढ ढूंढ कर मारा गया। सारे स्कूल्स बंद हो गए और रिजल्ट, चाइना और ज्यादा डिक्लाइन कर गया और जो अकाल और इकोनॉमिक क्राइसिस थी वो और ज्यादा बढ़ती चली गई। लेकिन फिर 1976 में माओ की मौत के बाद एक नए लीडर आए, डेंग जियोपिंग। उनका कहना था, इट डजंट मैटर ए कैट इज ब्लैक और व्हाइट एज लॉन्ग एज इट कैचेस माइस। इसका मतलब ये था कि देश की ग्रोथ के लिए ना ही कम्युनिस्ट और ना ही कैपिटलिस्ट आइडियोलॉजी चाहिए, जो चाहिए वो थी प्रैक्टिकल अप्रोच। और यहीं से चाइना की असली कहानी की शुरुआत हुई। अब बात करते हैं उस इंसान की जिसने चाइना की पूरी कहानी ही पलट कर रख दी। 1978 में जब ये पावर में आए तो उन्होंने एक नई सोच के साथ एक नई शुरुआत की। उनका पूरा का पूरा फोकस इकोनॉमिक लिबरलाइजेशन पर था, लेकिन कम्युनिस्ट पार्टी के कंट्रोल को बनाए रखते हुए उन्होंने एक नई आइडियोलॉजी को जन्म दिया जिसे कहा गया सोशलिज्म विद चाइनीज कैरेक्टरिस्टिक्स। तो चलिए अब समझते हैं डेंग के द्वारा इंट्रोड्यूस किए गए कुछ रिफॉर्म्स के बारे में। सबसे पहले डेंग एग्रीकल्चर सेक्टर में रिवॉल्यूशन लाए। माओ के टाइम पर पूरी की पूरी जमीन का कंट्रोल सरकार के पास था और किसानों के पास कोई भी फ्रीडम नहीं थी। इसलिए डेंग ने हाउस होल्ड रिस्पॉन्सिबिलिटी सिस्टम को इंट्रोड्यूस किया। इसमें किसानों को उनकी जमीन लीज पर दी जाने लगी और उनको उनकी फसल बेचने का कुछ हद तक अधिकार भी दे दिया, जिस वजह से किसानों की इनकम और प्रोडक्टिविटी दोनों बहुत ही ज्यादा तेजी से बढ़ी। और इसके बाद उनके अगले रिफॉर्म ने पूरे चाइना का मॉडल ही बदल कर रख दिया। उन्होंने चाइना की कई सिटीज को स्पेशल इकोनॉमिक जोन्स डिक्लेयर कर दिया। इन सभी जोन्स में टैक्स इनिशिएटिव्स और रिलैक्स्ड रेगुलेशंस दी गई और ऐसा इसलिए किया गया ताकि फॉरेन इन्वेस्टर्स का ध्यान अपनी तरफ खींचा जा सके। और इन सभी सिटीज में से एक सिटी का नाम था शेंजेन। आप लोग सोचिए कि ये शहर एक टाइम पर मछली उत्पादकों का गांव हुआ करता था, लेकिन आज ये एक टेक हब है। 1980s के टाइम पर यहाँ की जीडीपी 0.3 बिलियन डॉलर थी, लेकिन 2020 में यहाँ की जीडीपी 420 बिलियन डॉलर से ज्यादा की थी। डेंग का दूसरा सबसे बड़ा कदम था इकोनॉमिक डिसेंट्रलाइजेशन। माओ के सेंट्रलाइज्ड प्लानिंग मॉडल के बदले डेंग ने लोकल अथॉरिटीज और बिजनेसेस को ऑटोनॉमी दी और इसके लिए टाउनशिप एंड विलेज एंटरप्राइजेस शुरू की गई। ये छोटी इंडस्ट्रीज गांव के एरियाज में एम्प्लॉयमेंट जनरेट करती थी और जिसने वहां के इकोनॉमिक गैप को पूरी तरीके से खत्म भी किया। और यही टाउनशिप एंड विलेज एंटरप्राइजेस 1990s में 100 मिलियन से ज्यादा लोगों को एम्प्लॉयमेंट प्रोवाइड करा रही थी, जो कि चाइना के इंडस्ट्रियल आउटपुट का लगभग 20% हिस्सा था। जब डेंग के रिफॉर्म्स के इनिशियल स्टेप सक्सेसफुल होने लगे तब उन्होंने एक और बड़ा बोल्ड डिसीजन लिया, ओपन डोर पॉलिसी। और इस पॉलिसी का मकसद था चाइना को दुनिया की इकोनॉमिक हब बनाना। चाइना की सबसे बड़ी ताकत थी उनकी चीप और स्किल्ड लेबर। डेंग ने
चाइना की एजुकेशन और वोकेशनल स्किल्स पर फोकस किया, और ऐसा इसलिए ताकि चाइना के लोगों को टेक और मैन्युफैक्चर सेक्टर्स के लिए तैयार किया जा सके। और यही वो समय था जब दुनिया के बड़े बड़े ब्रांड्स जैसे नाइकी और एप्पल ने चाइना में अपनी फैक्ट्रीज सेटअप की, और इन्हीं सभी रिफॉर्म्स के जरिए चाइना को वर्ल्ड फैक्ट्री भी कहा जाने लगा था। ग्लोबलाइजेशन को सपोर्ट करने के लिए चाइना ने अपने इंफ्रास्ट्रक्चर को बढ़ाना तेजी से शुरू कर दिया। हाई स्पीड रेलवेज, एडवांस पोर्ट्स, इफेक्टिव ट्रांसपोर्ट सिस्टम, इन सभी चीजों ने चाइना की ग्रोथ को और बढ़ाने में पूरी मदद की। 1980s में चाइना का फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट $0.06 बिलियन था, लेकिन 2021 में वो $333 बिलियन तक हो चुका था। और सिर्फ इसी ग्लोबलाइजेशन और इकोनॉमिक लिबरलाइजेशन ने चाइना को एक ग्लोबल सुपर पावर बना दिया। लेकिन हर एक सफलता के पीछे कोई ना कोई कीमत जरूर होती है, और चाइना की ये रैपिड इकोनॉमिक ग्रोथ भी उससे कुछ अलग नहीं है। जब पूरा देश इंडस्ट्रियलाइजेशन और ग्लोबलाइजेशन की तरफ बढ़ रहा था, तब कुछ ऐसे साइड इफेक्ट्स हुए जो कि चाइना की ग्रोथ के पीछे छुप से गए। चाइना के इंडस्ट्रियलाइजेशन ने उसे दुनिया का सबसे बड़ा CO2 एमिटर की पहचान दिला दी। वहां की पॉल्यूटेड रिवर्स, टॉक्सिक एयर और डिफॉरेस्टेशन वहां के लोगों के जीवन को बुरी तरीके से प्रभावित करता है। चाइना के बीजिंग और शंघाई जैसे शहरों में बिना मास्क के सांस तक नहीं ली जा सकती। और चाइना का कोल कंजप्शन दुनिया का सबसे ज्यादा भी है, जो कि क्लाइमेट चेंज में एक सबसे बड़ा कंट्रीब्यूटर भी है। और जो चाइना से इतने सस्ते सस्ते प्रोडक्ट्स निकलते हैं, आखिर इसके पीछे कौन है? वहां के लोग जो कि पैसा कमाने के लिए ओवर टाइम करते हैं, और रिपोर्ट्स के मुताबिक वहां की वर्किंग कंडीशन ह्यूमन राइट्स को भी वॉयलेट करती है। और चाइना की इस ग्रोथ की कीमत सिर्फ एनवायरमेंट और ह्यूमन राइट्स को ही नहीं चुकानी पड़ी, बल्कि वहां की सोशल स्टेबिलिटी को भी इसने खत्म कर दिया। चाइना में इनकम इक्वेलिटी बढ़ गई, वहां के गांव और शहरों के बीच मतभेद होने लगे, रूरल और अर्बन डिवाइड एक मेजर इशू बन गया। तो असल में क्या ये ग्रोथ सस्टेनेबल है भी या फिर नहीं? चाइना की ग्रोथ, वहां की एजुकेशन और वहां के इंफ्रास्ट्रक्चर की तो तारीफ करनी बनती है, लेकिन इस सक्सेस को अचीव करने के लिए चाइना ने जो कुछ भी किया, दुनिया उससे क्या कुछ सीख सकती है? डेंग जायपिंग ने चाइना में जितने भी रिफॉर्म्स लिए, वो एकदम पूरी तरीके से इंप्लीमेंट भी हुए। चाइना की एजुकेशन और वहां के इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट ने भी चाइना को ग्रो करने में पूरी मदद की। लेकिन जो भी ये सक्सेस चाइना ने पाई, उसका नुकसान उसे अपने इन्वायरमेंट को खोकर चुकाना पड़ा। चाइना से पूरी दुनिया ये तो सीख सकती है कि किस तरीके से सभी रिफॉर्म्स को इंप्लीमेंट करना है, लेकिन एक और चीज है जो कि हम चाइना को देखकर सीख सकते हैं कि बैलेंस बनाकर भी चलना जरूरी है। जहां एक साइड हम इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट कर रहे हैं, वहीं दूसरी साइड हमें इन्वायरमेंट पर भी ध्यान देने की जरूरत है। और सबसे मेन चीज, जिन देश के लोगों के लिए हम ये सब डेवलपमेंट कर रहे हैं, उनका भी ध्यान रखना बहुत जरूरी है। तो आप लोगों को क्या लगता है कि चाइना की ये ग्रोथ सस्टेनेबल है या फिर नहीं? कमेंट सेक्शन में अपनी राय जरूर लिखना। और अगर आप लोग जानना चाहते हो कि अमेरिका कैसे दुनिया का सबसे ताकतवर देश बना, तो यहाँ पर वीडियो आ रही होगी, आप लोग देख सकते हो। मैं आप लोगों से मिलता हूँ नए टॉपिक के साथ नई वीडियो में, तब तक के लिए नमस्ते।